जी, आपके तहसीलदार के सिलेबस में ये तीन एक्ट जो हैं ये शामिल होंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट, और ये तीसरा 1887 का जो एक्ट है। ये तीनों एक्ट आपके तहसीलदार के सिलेबस में शामिल होंगे। इसके अलावा भी फर्दर जो इंफॉर्मेशन है लॉज के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली ये तीन लॉज शामिल होंगे सीपीएससी ने जो सिलेबस अनाउंस किया उसके मुताबिक। आज हम जिस लॉ को पहले देखने जा रहे हैं इनमें से वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक जो इसकी डेफिनेशन वगैरह है वो हम देखेंगे। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 की सब लोग क्लियरली सुन पा रहे हैं और स्क्रीन भी नजर आ रही है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आपके सामने है। आप चाहें तो इसको खुद भी डाउनलोड करके अपने पास ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन के ऊपर देखते जाएं, बाद में आप इसको डाउनलोड करके खुद भी रीड कीजिएगा। नेट के ऊपर जब आप देखेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 तो उसमें डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। किसी को भी आप ओपन करेंगे जहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा हो उसको ओपन करके पढ़ लें, और उसकी कितने टोटल सेक्शन है वो आपको बता देंगे ताकि आप कोई मिसगाइड हो के कोई और सेक्शन कोई और जो एक्ट है वो ना पढ़ते रहे। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है इसके सबसे पहले हम डिवीजन देखते हैं। तो पार्ट वन है इसका वो है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी पार्ट वन है। इसमें पहले जो तीन सेक्शन है उस इस पोर्शन में आते हैं। पार्ट टू है एक्विजिशन। पार्ट टू एक्विजिशन है। इसमें इसके जो पार्ट टू में इसके सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 17 तक आते हैं पार्ट टू में। पार्ट थ्री है रेफरेंस टू कोर्ट एंड प्रोसीजर देयर ऑन, और पार्ट थ्री में सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक जो है वो आते हैं। पार्ट फोर है अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, और इसमें सेक्शन 29 और सेक्शन 30 ये दो सेक्शन ही हैं। पार्ट फाइव है पेमेंट, और इस पार्ट फाइव में सेक्शन 31, 32, 33 एंड 34 है। पार्ट सिक्स है टेम्पोरेरी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, और इसमें सेक्शन 35, 36 एंड 37 है। पार्ट जो आपका सेवन है इसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज, और इस पार्ट में सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 44 तक पोर्शन शामिल है। पार्ट एट है मिसलीनियस, और मिसलीनियस पार्ट में सेक्शन 45 से लेकर 55 तक का जो पोर्शन है ये शामिल है। यानी टोटल इस एक्ट के 55 सेक्शन है, 55 सेक्शन है, और 8 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। 8 पार्ट्स हैं और 55 सेक्शंस हैं इस लैंड एक्विजिशन एक्ट, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। सबसे पहले इसका नाम आप देख लें, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। इसमें दाल वर्ड जो है ये भी लिखा होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाता है चार ऑप्शन आते हैं, एक में द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 होता है, एक में सिर्फ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 होता है। तो आपने द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 ये वाला चूज करना है। तो ये नेम जो है ये आपको याद होना चाहिए एग्जैक्टली।
और इसमें फर्दर जो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है Act 1 of 1894, ये भी अगर साथ लिखा हो तो बेटर, अदरवाइज नाम जो है वो ऊपर लिखा हुआ है। इसका पार्ट वन हम देखेंगे, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का। पार्ट वन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं, क्योंकि जब तक आपको सादा लफ्जों में बात जो है वो समझाई नहीं जाएगी तब तक एक्ट आपकी समझ में आना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये एक्ट है क्या और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कौन इसको इस्तेमाल करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जब गवर्नमेंट ने किसी जमीन को अपने कब्जा में लेना होता है अवामी फलाह के मंसूबे के लिए, तो उस वक्त इस लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के जरिए से उस जमीन को गवर्नमेंट अपने कब्जा में लेती है, और उस जमीन के बदले जो मालिक होते हैं या जो लोग उस जमीन के साथ जुड़े होते हैं उनको मुआवजा देती है। जिसकी एक आम मिसाल जो है वो जब कहीं से कोई मोटरवे गुजरती है, या कोई अहम जो है वो रोड गुजरती है, या कोई हॉस्पिटल बनाना पड़ जाता है गवर्नमेंट को, या कोई कम्प्लेक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स कोर्ट से इस तरह की कुछ चीज़ें बनाना पड़ जाती हैं, तो उस एरिया से जब आम आवाम से ज़मीन लेती है हुकूमत, तो वो उसके बदले उसको कंपनसेशन भी देती है। ये सियालकोट मोटरवे बनी है, इसमें ज़मीन लोगों की आ रही है जो उनको मुआवजा मिला है और ज़मीन गवर्नमेंट के कब्जा में चली गई। तो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसके तहत ये काम गवर्नमेंट करती है। अब ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम प्रॉपर इसका जो पार्ट वन है प्रीलिमिनरी, उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट वन में पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। माइक अपने ऑफ कर दें, आवाज दरमियान में आ रही है। पार्ट वन है शॉर्ट टाइटल, पार्ट वन में बल्कि सेक्शन वन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जी सॉरी, थोड़ी देर आवाज जो है वो आपको नहीं आ रही थी। हम देख रहे थे शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है, जो इसका नाम है एक्ट का, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जो उसका नाम है वही शॉर्ट टाइटल है। एक्सटेंट मीन कि ये किस एरिया में, कितने एरिया के ऊपर ये लागू होता है, तो ये होल ऑफ द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में लागू होता है। जैसा कि पाथवे कैरियर इंस्टीट्यूट जो है उसका भी ये स्लोगन है कि वो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके पास ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ये जो एक्ट है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है लागू होता है। और कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कब ये शुरू हुआ, कब से ये ऑपरेशन जो है वो एक्टिव हो गया, कब से ये लागू हो गया। एक्सटेंट मतलब कितने एरिया पे लागू हुआ,
कितने एरिया पे लागू है। और कमेंसमेंट कब ये स्टार्ट हुआ, इसका स्टार्टिंग डे कौन सा था, तो वो था फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894। तो सेक्शन वन में आपने तीन चीजें पढ़ी, एक तो यह क्या कहलाएगा, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। दूसरा एक्सटेंट जो है ये इसका क्या है, यानी एरिया कितना है जहाँ पे लागू होता है, तो वो होल पाकिस्तान है। और थर्ड आपने देखा कि ये जो एक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ था, इसकी कमेंसमेंट कब हुई थी, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894 से। सेक्शन टू जो है इसका, वो रिपील हो चुका है, मतलब मनसूख हो चुका है, तो वो हमें तफसील से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लागू नहीं होता। सेक्शन टू कब रिपील हुआ था, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1914 से 1914 से, जो रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1914 था उसने, उसके तहत ये खत्म हुआ था, तो ये अब रिपील हो चुका है, मनसूख हो चुका है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1914, इससे और सेक्शन थ्री एंड शेड्यूल टू एंड पार्टली बाय रिपीलिंग एक्ट 1938, सेक्शन टू एंड शेड्यूल, यानी ये जो जिनके थ्रू ये खत्म हुआ था उनका रेफरेंस दिया गया है। तो ये आपको नाम अगर याद रख लें तो वेल एंड गुड कि सेक्शन टू रिपील किन से हुआ था, कौन से एक्ट से या किन चीज़ों से। थर्ड हम देखेंगे सेक्शन थ्री, डेफिनेशन। सेक्शन थ्री डेफिनेशन का सेक्शन है, और इसमें आमतौर पे किसी भी एक्ट में हम देखें तो वो जो सेक्शन टू या थ्री होता है, इसमें डिफरेंट की वर्ड्स की डेफिनेशन दी होती है कि ये फलां फलां वर्ड इस एक्ट में जब यूज होगा तो उसकी मीनिंग्स क्या होंगे। क्योंकि हर जो एक्ट है उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं, की टर्म्स होती हैं। अगर आमतौर पे हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड से आमतौर पे हम मुराद लेते हैं कोई भी जमीन का टुकड़ा। तो इधर जब हम लैंड की बात करेंगे तो उसके एक खास मतलब होंगे। और जब भी हम लेट्स सपोज किसी कमिश्नर की बात करते हैं तो कमिश्नर तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं। वो कमिश्नर जो है वो एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी में भी हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में कमिश्नर हो सकता है। लेकिन जब हम इधर कमिश्नर की बात करेंगे तो वो कमिश्नर होगा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ऑथराइज है। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको डिफाइन करना किसी भी एक्ट में ज़रूरी होता है। इसी तरह से इस एक्ट में भी कुछ डेफिनेशन हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि हम बाकी सारे एक्ट में जहाँ पर भी ये इस बाकी का जो सारा एक्ट हम देखेंगे यही, उसमें जहाँ पे भी ये वर्ड आएंगे तो हमें पता चल जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। डेफिनेशन में सबसे पहले है एक्सप्रेशन लैंड। अब लैंड जो है ये जमीन यानी लैंड, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। आपको ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि आप जमीन को जो हुकूमत जब्त करती है, कब्जा करती है हुकूमत, किसी जो पर्पज पर्पज होता है, सोशल वेलफेयर का पर्पज यानी अवामी फलाह का पर्पज जो होता है, उसके लिए जब गवर्नमेंट किसी जमीन को अक्वायर करती है तो ये वो वाला एक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जमीन गवर्नमेंट ले लेती है और उसके बदले मुआवजा देती है। तो इसमें जब लैंड देखेंगे हम, लैंड क्या है, डेफिनेशन में ए पॉइंट है लैंड। तो लैंड में हम सिर्फ जमीन को ही नहीं लैंड समझेंगे, बल्कि जमीन से जो बेनिफिट हो रहा है उस जमीन में से, अगर मिसाल के तौर पे फसल उग रही है तो वो एक बेनिफिट ही है, तो उस फसल को भी जमीन में शामिल करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट जमीन को एक्वायर करती है किसी बंदे की, तो वो सिर्फ जमीन का मुआवजा नहीं देगी बल्कि साथ जो फसल है उसका मुआवजा भी देगी। उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स होते हैं उनके साथ साथ कोई चीज़ जो ज़मीन के साथ अटैच्ड है या परमानेंटली जो है वो उसके साथ फेस्टन है,
टू एनीथिंग अटैच टू लैंड। मिसाल के तौर पे आप जमीन की जब बात करते हैं, जमीन के ऊपर दरख्त हैं तो वो भी जमीन ही समझे जाएंगे, क्योंकि उसका जब गवर्नमेंट जमीन लेगी तो दरख्त भी साथ ही जाएंगे। अगर जमीन के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो भी डेफिनेटली साथ ही जाएगी। तो उस सारे को इकट्ठा ही जमीन समझा जाएगा और उसका मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। अल्टीमेटली मुआवजे की बात अभी इधर नहीं हो रही, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो उस सारी चीजों को लैंड समझा जाएगा इस एक्ट में। बी पॉइंट जो है, द पर एक्सप्रेशन पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड। अब दोबारा से मैं आपको याद करवाऊंगा कि ये आप लैंड एक्विजिशन यानी जहाँ गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है उसकी बात कर रहे हैं। तो पर्सन इंटरेस्टेड जो है इसका यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जो पर्सन उस जो जमीन गवर्नमेंट ले रही है उसके साथ कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उस बंदे का। अगर उसका वो रिजल्ट देखें तो यानी कि वो बंदा जो है वो चाहता है गवर्नमेंट मुझे भी मुआवजा दे। अगर गवर्नमेंट ने जमीन लेनी है तो वो मुआवजा लेने वालों में शामिल होना चाहता है, पर्सनल इंटरेस्टेड है इसमें। अ, जो लोग शामिल होंगे वो होंगे जो लोग, जैसा कि मैंने बताया, वो कहेंगे कि हमें कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाए। लास्ट लाइन जो है बी पॉइंट की उसमें लिखा हुआ है कि जो ईजमेंट इफेक्टिंग द लैंड, उस वो भी लोग इसमें शामिल होंगे। ईजमेंट इफेक्टिंग द लैंड इसका मतलब जो है वो क्या है? अ, ऐसे लोग जिनका जमीन के साथ कोई तल्लक होता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने जमीन में से कोई एक मोहल्ला है, उन्होंने किसी की दूसरे की जमीन में से कोई जो अपने जो नकाशी आब है वो रास्ता बनाया हुआ है। तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट अगर जमीन एक्वायर कर लेती है तो जिनका नकाशी का रास्ता उधर से गुजरता है, उनका कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है मालिक के साथ कि हमारी निकासी का रास्ता ये रहेगा, तो वो डेफिनेटली निकासी निकासी आपका सिलसिला बंद हो जाएगा। तो इट मीन्स कि वो लोग जो इनडायरेक्टली इस जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो भी शामिल हो जाएंगे मुआवजा लेने वालों में। ईजमेंट इफेक्ट का मतलब जो होता है ना, ये वर्ड जो लास्ट पेज में लिखा हुआ है पॉइंट बी में, ईजमेंट इफेक्टिंग, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी एक बंदे की जो प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई दूसरा बंदा, एक बंदे की जमीन को या प्रॉपर्टी को कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है, अगर कि दूसरे बंदे को मालकाना हकूक नहीं मिले, यानी वो दूसरा बंदा मालिक नहीं बन गया, लेकिन किसी मुआहदे के तहत दूसरा बंदा पहले बंदे की जमीन से या चीज से फायदा उठा रहा है, तो जो दूसरा बंदा फायदा उठा रहा है उसका फायदा भी बंद हो जाएगा जब पहले बंदे की जमीन ही अपने पास नहीं रहेगी। तो दूसरा बंदा, जो दूसरी पार्टी उस जमीन से फायदा उठा रही थी किसी मुआहदे के तहत, वो फायदा उठाया जाना भी खत्म हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्टी होगी जिसको मुआहदे के तहत फायदा हो रहा था जमीन से, वो भी बेनिफिशरी बन जाएगी और वो जो है इसके लिए क्लेम कर सकती है कंपनसेशन या मुआवजा। सिंपल लफ्जों में अगर देखें तो जो लोग जमीन के मालिक होंगे या जमीन के साथ जुड़े हुए होंगे वो मुआवजा तलब कर सकते हैं जब जमीन एक्वायर होती है, तो जिनका कोई बेनिफिट जुड़ा होता है जमीन के साथ। कलेक्टर जो है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जो दूसरा मेन हमारा तहसीलदार के सिलेबस में शामिल है, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसमें इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम, कलेक्टर क्या होता है और वो कौन से टैक्सेस या क्या चीज़ें कलेक्ट करता है। लेकिन इधर आप इतना याद रखें, जब जहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट में कलेक्टर की बात होगी तो उसका मतलब होगा कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी जो जिले का कलेक्टर है। और ये पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत लगाया गया होगा। और इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करेगा या कमिश्नर जो है वो अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज़ और भी वजाहत करता जाऊँ कि जो ज़मीन के मामलात होते हैं, ज़मीन का रेवेन्यू के जो मामलात होते हैं उसमें हायरार्की क्या होती है। मिसाल के तौर पर अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो तहसीलदार की जॉब जो है उससे ऊपर कौन से ऑफिसर होते हैं, नीचे कौन से होते हैं।
तो तहसीलदार जो है ये मेनली जिस ऑफिसर के नीचे काम करता है, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पंजाब का यानी प्रोविंशियल लेवल का डिपार्टमेंट होता है, पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं है, ये याद रखिएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलग चीज़ है, वो महकमा है जिसको इनकम टैक्स वगैरह भी हम कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी। वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वफाक का महकमा है, वो अलग है। ये जिसकी बात हो रही है ये प्रोविंशियल है, सूबाई महकमा है, पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। तो ये जो पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये ज्यादातर जमीन के साथ जुड़े मामला जो है उसको देखता है। अब पंजाब का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसका हेड होता है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसको ब्यूरोक्रेसी जो है वो SMBR भी कहती है। SMBR यानी उसकी एब्रीविएशन है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये आमतौर पे जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर होता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसको इस सीट पे लगाते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट समझी जाती है। जैसे चीफ सेक्रेटरी लेवल की सीट समझी जाती है ये। चीफ सेक्रेटरी मीन तो जो सेक्रेटरी का ओवरऑल पंजाब का हेड होता है, तो ये बड़ी अहम सीट समझी जाती है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद नीचे उसके डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, ये कोई 8-10 तकरीबन होंगे मेंबर मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो फील्ड में इनके ऑफिसर होते हैं, वो होते हैं डिवीजन में कमिश्नर कमिश्नर होता है। जैसे लाहौर डिवीजन में कमिश्नर होगा, एक गुजरांवाला डिवीजन में होगा, एक रावलपिंडी डिवीजन में होगा, इसी तरह से सरगोदा, मुल्तान, जो बेलगाजी, हाँ। तो डिफरेंट रीजन में जो कमिश्नर इनका इंचार्ज ऑफिसर होगा। कमिश्नर के नीचे आगे फर्दर फर्दर फिर होंगे डिस्ट्रिक्ट जो होता है डिप्टी कमिश्नर, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर। और ये जो अभी हम देख रहे हैं कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी पावर जो हैं ये डिप्टी कमिश्नर के पास होती हैं। डिप्टी कमिश्नर ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो उसके नीचे फर्दर आगे फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू से नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, और फिर उनके नीचे जो है फर्दर इनकी सब डिवीजन भी होती है, ताकि ये पटवारी तक जो है नीचे फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट और ये वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये आपने हायरार्की थोड़ी सी देख ली। तो अभी जो आपने कलेक्टर देखा है, कलेक्टर से मुराद होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि आमतौर पर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके पास चार्ज होता है। और ये अपॉइंट होता है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत। और अपॉइंट करने वाला जो होता है, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करता है या कमिश्नर करता है। सी डबल सी जो पॉइंट है उसमें कमिश्नर जो है, कमिश्नर से मुराद डिवीजन का जो ऑफिसर है। ये भी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जो है ये अपॉइंट होता है। और इसमें एडिशनल कमिश्नर भी इंक्लूड है। तो ये भी हमने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कमिश्नर जो है वो क्या होता है। और ये भी बोर्ड ऑफ जो सॉरी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, उसी के डिफरेंट क्लासेज या सेक्शन के तहत अपॉइंट होता है। डी पॉइंट है द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स। अब यहाँ पे कोर्ट को डिफाइन किया गया है। लैंड एक्विजिशन की जब बात आती है, तो ये ऑफिसर जो हमने देखा है फील्ड के ऑफिसर हैं, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, ये तो इस एक्विजिशन एक्ट के तहत जमीन को अक्वायर करेंगे थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। लेकिन जो लोग अफेक्टेड होंगे, जिनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा होगा, उनको अगर डिफरेंट एतराज़ात होंगे, मिसाल के तौर पर उनको मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा, या कोई भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये डी पॉइंट में ये बताया गया कि वो सिविल जज के पास जा सकते हैं, एडिशनल एडिशनल सेशन जज के पास जा सकते हैं। सिविल जज जैसा कि आपको पता है छोटा होता है रैंक में, तो सिविल जज के पास अगर जाएंगे तो वो उसी लेवल का केस सुन सकता है जितनी उसकी जुरिस्डिक्शन है, जितनी उसकी पावर है। अगर उससे बड़ा केस होगा तो वो एडिशनल सेशन जज के पास जा सकते हैं। तो ये इसमें प्रोविजन बताई गई हैं डी में।
इसके बाद ई पॉइंट में कंपनी जो है उससे क्या मुराद है, तो कंपनी जो है वो पाकिस्तान में कंपनीज आर्डिनेंस 1984 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। कुछ और भी कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के रूल्स जो बताए गए हैं, जो एक्ट्स हैं, जैसा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत जो रजिस्टर्ड होती हैं वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी, या जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में है वो भी इस एक्ट में आएंगी। तो ये सारी जो कंपनीज बताई गई हैं, ये इनको हम जहाँ पे इस एक्ट में आएंगी एक कंपनी तस्वर किया जाएगा। अब ये कंपनी का दरमियान में क्या जो है ये रोल है या क्या डिस्कशन है, तो ये कंपनी लैंड एक्वायर किस तरह से करेगी वो भी इस लैंड एक्विजिशन एक्ट में एक सेपरेट पोर्शन है बकायदा जिसमें बताया गया है। वो आगे जाके जब पोर्शन रेलिवेंट आएगा तो हम पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना देखना है कि कंपनी जो है वो कौन कौन सी कंपनी जो है उनको हम कंपनी समझेंगे इस एक्ट के तहत। एफ पॉइंट पे पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस का वर्ड जब इस एक्ट में इस्तेमाल होगा तो उसका जो मीनिंग हम लेंगे वो ये होगा कि ये जो लैंड एक्वायर की जा रही है, ज़मीन के ऊपर गवर्नमेंट अपने कब्जे में जो ज़मीन ले रही है आवाम की, वो डेफिनेटली किसी अवामी मकसद के लिए ली जाएगी, जो एक जनरल सारी पॉपुलेशन का, आवाम का ओवरऑल एक जो है वो वेलफेयर का कोई काम होगा, जनरल वेलफेयर होगी उसमें, जिसको हम यहाँ पे सेक्ट में देखेंगे पब्लिक पर्पस के नाम से। यानी ये काम जो है ये पब्लिक पर्पस के लिए हो रहा है, अवामी फलाह के लिए हो रहा है। तो उस मकसद के लिए गवर्नमेंट लेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कहे कि ये जमीन जो है इस पे हमारा दिल आ गया तो हम ये ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कोई पब्लिक पर्पस होना चाहिए, अवामी कोई फलाह का जो इज्तमाही फलाह का अवामी जो कोई मंसूबा है वो होना चाहिए, तो तब गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करेगी। और ये जो है ये डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में। और इसके जो प्रोविजंस हैं या जो भी इसमें डिटेल्स होंगी वो सारी डिक्लेयर की जाएंगी, अनाउंस की जाएंगी कि ये इस वजह से गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करने जा रही है। एफ के बाद जी पॉइंट है। जी पॉइंट में जो डिस्कशन हुई हुई है, इसके बाद जी पॉइंट से नीचे भी इसके सब पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे हम देखेंगे वर्ड का मीनिंग इंटाइटल्ड टू एक्ट। इंटाइटल्ड टू एक्ट अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो कोई काम करने का मजाज। अब ये काम करने का मजाज, ये डेफिनेशन या ये लफ्ज यूज करने की जरूरत क्यों आई, क्यों पेश आई, तो ये ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर कोई बंदा खुद इतना चीज़ों को समझ बूझ नहीं रखता, या उसे कोई उसके साथ कोई मसला जुड़ा हुआ है, तो वो अपने बिहाफ के ऊपर किसी और को ऑथराइज कर सकता है, या कोई और उसके बिहाफ पे ये पावर ले सकता है कि वो उसकी ज़मीन के बारे में फैसला करे, या उसकी ज़मीन का कंपनसेशन लेकर उसे दे या उसके लिए यूज़ करे। ये मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर जो ज़मीन का मालिक है वो अनसाउंड माइंड है, वो उसका दिमाग सही काम नहीं करता, वो पागल है, तो उसके बिहाफ पे कोई जो बंदा काम करेगा, जमीन का डिसीजन करेगा या जमीन का मुआवजा लेगा उसके लिए, उसके बिहाफ पे, तो ये होगा इंटाइटल टू एक्ट। यानी उसी के बिहाफ पे वो सारे काम करेगा जो अगर वो सही होता तो वो करता। तो ये इंटाइटल टू एक्ट जो जहाँ यूज होगा वो इस मकसद के लिए होगा कि जो बंदा खुद काम नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो उसी तरह से करेगा जिस तरह से वो अगर सही होता पहले वाला बंदा तो वो करता। इसका सब पॉइंट है वन। इसमें कौन कौन से बंदे नॉट इंटाइटल टू एक्ट हैं, कि जो इंटाइटल टू एक्ट ना हो। No person shall be deemed entitled to act whose interest in the subject matter shall be shown to the
satisfaction of the collector or the court to be adverse to the interest of the person interested for whom he would otherwise be entitled to act. अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि ऐसा कोई बंदा, मिसाल के तौर पे एक बंदा पागल है, उसके बिहाफ पे कोई ऐसा बंदा ये सारी डीलिंग या उसके एजेंट के तौर पे काम नहीं कर सकता, दूसरा बंदा यानी कोई ऐसा बंदा काम नहीं कर सकता जिसका मुफाद पहले बंदे के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पे अगर जो ए पर्सन है उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा और बी पर्सन उसके बिहाफ पे काम करना चाहता है, लेकिन जो कलेक्टर है या जज है उसको पता चल जाता है कि ये जो बी बंदा है उसकी तो ए से जाती दुश्मनी है, वो तो ऑलरेडी उसके पैसे इतने देने वाले हैं, उसने नहीं दिए, उसके पैसे जब्त करके बैठा हुआ है, तो फिर सेकंड पर्सन को, बी पर्सन को ए के बिहाफ पे काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, नॉट इंटाइटल टू एक्ट होगा। और ऐसे केस में पॉइंट टू में बताया जा रहा है, ऐसे केस में जहां इस तरह का बंदा सामने आए कि जिसका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, यानी वो कुछ जो मेन बंदा जिसके बिहाफ पे काम करना है उसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, तो ऐसी सूरत में अदालत उसको अपॉइंट नहीं करेगी, बल्कि खुद जो है वो गार्डियन अपॉइंट कर देगी जिसको बेहतर समझेगी। फिर अदालत के पास ये पावर चली जाएगी। अगर कोई और फिट बंदा नहीं सामने आता, यानी वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वाला बंदा ही होता है, तो फिर अदालत जो है वो किसी और को अपॉइंट कर सकती है, या कलेक्टर कर सकता है, या अदालत इनमें से कोई एक कर सकता है। अगर मैटर कलेक्टर के पास है तो कलेक्टर करेगा, अदालत में चला गया तो फिर अदालत करेगी। जो पॉइंट थ्री है उसमें बताया गया है कि चैप्टर ट्रिपल एक्स आई जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक कोड है जिसमें प्रोसीजर वगैरह ये गवर्नमेंट के डिफरेंट जो रूल्स एंड एक्ट होते हैं, उसी तरह से ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी है, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का चैप्टर जो ट्रिपल एक्स वन है, इसमें दी गई है डिफरेंट प्रोविजन। इन प्रोविजन के ऊपर अगर बंदा पूरा उतरता होगा तो वो बंदा ही लग सकता है, एक्ट इंटाइटल टू एक्ट हो सकता है, यानी किसी दूसरे के बिहाफ पे फैसला लेने के अहल हो सकता है। तो ये प्रोविजन के ऊपर पूरा उतरना जरूरी है। जो बंदा चाहता है कि वो किसी और के बिहाफ पर फैसला लेने की जो है वो ताकत हासिल कर ले, तो उसे इन प्रोविजन पे पूरा उतरना जरूरी होगा। अब जो 4 नंबर जो सब सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कि जो बंदा इंटाइटल टू एक्ट है, यानी मिसाल के तौर पे किसी अनसाउंड माइंड या पागल बंदे के बिहाफ पे काम करने, ये सारा काम और काम नहीं करना होता, ये एक्विजिशन के जो मामलात हैं इसमें फैसला साजी कर रहा है, तो वो ही बंदा हकदार है कि वो कंपनसेशन भी उसी बंदे के बिहाफ पे रिसीव करे जिसके बिहाफ पे वो डील कर रहा है। यानी ऐसे ही है ना कि जैसे हम मुख्तलिफ कामों के लिए अपने आगे एजेंट रख लेते हैं कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करना, तुम काम तुम करोगे लेकिन मेरे लिए ही कर रहे होगे, मैं ही पीछे होगा, मेरी स्टैंप होगी। तो ये बंदा भी जब उसके बिहाफ पे डील कर रहा है तो डेफिनेटली कंपनसेशन भी यही बंदा लेगा, मुआवजा जो जमीन के बदले मिलेगा वो भी यही बंदा लेगा, और आगे फिर जो उसका जो असल मालिक होगा उसके लिए यूज करेगा या उसको देगा, तो ये कंपनसेशन भी उसी को मिलेगी। पार्ट वन जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 3 सेक्शन देखे हैं। पार्ट वन में 3 सेक्शन हमने देखे हैं। इसके बाद पार्ट टू है एक्विजिशन। उसमें अ, अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने एक तो ये 3 सेक्शन पढ़ने हैं जो पार्ट वन हमने पढ़ा है, इसके इनको अच्छी तरह से रीड आउट करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो और चीज़ें आपको फर्दर जो है समझ आए। उसके बाद आपने पार्ट टू के जो है एक्विजिशन, इसमें कितने सेक्शंस हैं और कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक है,
ये थोड़ा सा स्केच आपके माइंड में होना चाहिए, ये आपने देखना है। जी, सेक्शन 4 से लेके मिसाल के तौर पे एक्विजिशन पार्ट 2 जो है, इसमें सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 17 तक आ रहे हैं, तो ये आपने देखना है। फिर पार्ट 3 में उसका नाम क्या है, पार्ट 3 का वो टाइटल जो पार्ट 3 का है वो देखना है। फिर उसमें कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक आ रहे हैं। पार्ट 4 का नाम क्या है, ये आपको सारे जो पार्ट्स हैं उनके नाम और सीक्वेंस जुबानी याद होना चाहिए, और उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक सेक्शन आते हैं। और पार्ट 5 नाम सेक्शन कितने आते हैं। पार्ट 6 उसका नाम क्या है और उसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं। पार्ट जो 7 है और 8 है उनका नाम क्या है और उसमें कौन से कहाँ से लेकर कहाँ तक सेक्शन आते हैं। फॉर एग्जांपल पार्ट 7 में 37 सेक्शन से लेकर 44 तक आ रहे हैं। पार्ट 8 में 45 से लेकर 55 तक आ रहे हैं। तो ये सारा स्केच एक आपके माइंड में होना चाहिए। एमसीक्यूज जो है वो इसमें से मोस्टली कंसेप्चुअल टाइप के होंगे, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसमें से पूछा जाएगा कि ये इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका टाइटल भी पूछा जा सकता है डिफरेंट, जो आप अगर आपके ये आइडियाज क्लियर होंगे तो आई थिंक वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। कुछ चीजें पूछी भी जा सकती हैं कि फलां सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे फैक्ट्स की बजाय जो इसमें मेन थीम है इन रूल्स के वो पूछे जाएंगे, तो आपको इसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। जब आपने रीडिंग अच्छी तरह से की होगी तो फिर आपको वो चीज़ें माइंड में आ जाएंगी। फ्रंट सेक्शन में ये हमने पढ़ा था और ये पूछा जा रहा है तो हमने ये बताना है। आप ये इसको अच्छी तरह से अपने तौर पे भी देखें।